हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस कोचिंग क्लासेस। और अभी हिंदी विषय में आगे का जो पाठ है, पाठ क्रमांक 7, जिसका नाम है खुला आकाश। ये पूरक पठन गद्य स्वरूप में हमें दिया गया है, जिनके लेखक कुंवर नारायण जी है। प्रस्तुत पाठ में कुंवर नारायण जी ने डायरी विधा का एक उदाहरण दिया है और कुंवर नारायण जी ने इस पाठ के माध्यम से नगरों की भीड़ तथा वहाँ की जीवन शैली, जीवन के संघर्ष व आत्मचिंतन आदि पर प्रकाश डाला है। लेखक जी मानते हैं कि व्यक्ति के विकास में आत्मचिंतन का बड़ा महत्व है। इसके द्वारा हम अपनी क्षमताओं के बारे में और अधिक जान सकेंगे, साथ ही अपनी गलतियों से भी सीख सकेंगे। ऐसा उन्होंने यहाँ पे अपने को वर्णन किया है। चलो तो ज़्यादा देर न गवाते हुए हम उनका परिचय जान लेते हैं। क्या है उनके परिचय के बारे में और क्या उन्होंने इस पाठ में हमें दिया है और इस पाठ के माध्यम से हमें किस चीज़ का उन्हें मतलब कैसे हमारे जीवन का संघर्ष कैसा है, इसका महत्व आत्म विकास में, व्यक्ति का विकास में आत्मचिंतन का कैसा बड़ा महत्व है, ये इसका उन्होंने वर्णन किया है। देखते हैं एक एक चीज़। उनका परिचय सबसे पहले देखते हैं। जो कुंवर नारायण जी, उनका परिचय हम देखते हैं तो परिचय के बारे में उनका जन्म जो है 1927 में फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिनकी मृत्यु 2017 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई है। परिचय: नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधि कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियाँ चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। गद्य संबंधी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है, प्रस्तुत डायरी विधा में उन्होंने डायरी का मतलब हर डायरी का विधा यहाँ पे दिया है। कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। चलो तो देखते हैं कि क्या दिया है कुंवर नारायण जी ने हमें। आते हैं शुरू में। ओके, चालू करते हैं पाठ को। अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया, हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में है, जिससे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। 10 मार्च 1998। मतलब यहाँ पे कुंवर नारायण जी हमें कहते हैं कि हमें बाहर की दुनिया का ज़्यादा लगाव रहता है, लेकिन हमारे अंदर की दुनिया का कौन देखेंगे। मतलब हमारे अंदर क्या है, वो हमारे क्वालिटीज़ क्या है, हमारे अंदर कौन से गुण हैं, उसका हम विकास न करते हुए हम बाहर की दुनिया में ज़्यादा बड़ा ध्यान देते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत बढ़िया है। हम कभी भी उसका विस्तार नहीं करते। सचमुच हम कभी हमारे अंदर क्या गुण है, हम क्या कर सकते हैं, इसका हम कभी
सोचते भी नहीं हैं और हम लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचते हैं। बराबर है, बहुत ही अच्छी बात बताई है कुंवर नारायण जी ने यहाँ पे। बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और लोग क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, बाहर की दुनिया का हम ज़्यादा सोचते हैं और हमारे उपजत जो कला गुण है वो उसको हम क्या करते हैं, छोटा कर जाते हैं और अंत में उसको बिल्कुल ही निर्जीव कर लेते हैं। अगर लेखक के अनुसार वो कहते हैं अगर आपको पूरी आज़ादी चाहिए और पूरी आज़ादी का अनुभव लेना है, आनंद लेना है, तो यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर ही झांक कर देखो, आपको पूरी आज़ादी मिलेगी और इस आज़ादी से आप समृद्ध बन सकते हैं। ऐसा उन्होंने उनके डायरी में 10 मार्च 1998 में लिखकर रखा था। अभी दूसरे पन्ने पे क्या लिखा है उन्होंने, हम वो देखते हैं। मकान पर मकान मतलब क्या, चलो देखते हैं मकान पर मकान उस बारे में उनका क्या राय है। मकान पर मकान, एक मिनट, हाँ, जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है, इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ है जो एक संकरी गली में फंस गई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसला बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद इधर उधर फुदक सकते हो या चू चू की आवाज़ निकाल सकते हो। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत भीड़ से या बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते हुए मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। उनका ये पेज है 10 मार्च 1998 का ही उन्होंने उस दिन ही लिखा है। अभी वो कहते हैं कि मकान पे मकान, मकान पर मकान, मतलब लेखक बोलते हैं कि आज हम प्रगति तो बहुत कर रहे हैं लेकिन जिस गली में वो रहते हैं वहाँ से कभी आसमान दिखता ही नहीं। उस गली में जहाँ रहते हैं वहाँ कभी पेड़ उन्होंने देखा नहीं और ना ही अगर नया पेड़ लगाना चाहते हैं तो उस लगाने के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है, मतलब कुछ जगह भी नहीं है। सब जगह मकान ही मकान उन्हें दिखाई दे पड़ते हैं। मतलब हम मनुष्य जाति हमारे स्वार्थ के लिए हम जो पेड़ है उसे भी काटते चले जा रहे हैं। इससे उनको एक कहना है, हम मकान के ऊपर मकान बनाते जा रहे हैं और इतने मकान ही कि लगता है कि मकान पर मकान ही लदे हुए हैं और इसमें हम इस मकान के भीड़ में हम एक संकरी गली में फंस गए कि क्या, और उससे निकलने का रास्ता कहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेखक आगे चल के बोलते हैं कि जिस मकान में वो रहते हैं उसके बाहर झांकने से बाहर सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी और तंग गली दिखाई देती है। कभी कभार चिड़िया दिखाई देती है लेकिन कहाँ पेड़ों पर बैठे हुए नहीं, आसमान में उड़ते हुए नहीं, तो बिजली के नहीं तो टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करने वाले नहीं या घरों घरों में जाकर घोंसले बनाने वाले नहीं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है लेखक को कि वो चिड़िया नहीं है, रबर या प्लास्टिक के बने हुए खिलौने हैं। कभी कभार वो चू चू की आवाज़ निकालते हैं, बस उनको ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये जो चिड़िया कभी पहले जैसे हमारे मकान के अंदर आते नहीं हैं, हमारे मकान के अंदर घोंसले नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि इस प्राकृतिक स्वभाव उनका हो गया है कि हरियाली के अभाव से
उन्हें लगता है कि अभी क्या करना चाहिए, इतना वो भी तंग आ चुके रहेंगे, ऐसे लेखक का यहाँ पे कहना है। और मकानों के ये भीड़ में ये उनको बिजली या तारों से उलझने का ही उनको अवसर मिलता है, ऐसा उनको कहना है। मतलब उन्होंने हमारे इस मानव की सफलता के आगे हम क्या कर रहे हैं, जीव जानवरों को अभी हम ख्याल नहीं रखते हैं, ऐसा जताना है यहाँ पे। सही साहित्य, सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या दाई आंख से नहीं। 8 अगस्त 1998 में उन्होंने ये लिख कर रखा था। जाने खुद को, अभी खुद को जानने की कोशिश करो, ऐसे लेखक हमें यहाँ पे बता रहे हैं। क्या बोलते हैं लेखक, देखते हैं चलो। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचो। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे, स्वयं क्या है जो दूसरे के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रहते हैं। दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी। जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते हैं वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हम अपनी सोच समझ में है। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय नहीं, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। 12 नवंबर 1998 में उन्होंने ये डायरी का पन्ना लिख कर रखा है। वो बोल रहे हैं कि खुद को जानने की कोशिश करो, पूर्णतः चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचो और कोशिश करो कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इससे 2 फायदे होंगे। एक फ़ायदा क्या कि आप खुद को जान सकेंगे और दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम रखेंगे, ऐसे उन्होंने कहा है। सिर्फ मनुष्य होते तो क्या होता। ओके, तो अतिशय महत्वपूर्ण उन्होंने जीवन का वर्णन किया है, आत्मचिंतन किया है। सिर्फ मनुष्य होते। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता, ऐसा कैसे होता ये कि आदमियों में ही कुछ आदमी भाग, भेड़िए, लकड़बंगे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़ी, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते और कुछ नहीं, या जैसी सारी गायें केवल गाय होती और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। अभी मनुष्य के बारे में, विकास के बारे में आत्मचिंतन करते हुए लेखक बोलते हैं कि अगर सिर्फ मनुष्य ही मनुष्य होते, गाय होते, बैल, तो ऐसा क्यों नहीं, वो सोचते हैं। तो बराबर है, उनका सोचना भी वही है, क्योंकि मानव जिस तरह से अभी प्रगति पथ पर चल रहा है वो बाकी जीवों के बारे में सोच नहीं रहा है, जंगल उखाड़ ले रहा है। इसके लिए लेखक के मन में ये विचार आया कि सिर्फ अगर कुछ नहीं चाहिए तो मानव ही क्यों नहीं बनाया। लेकिन अगर ये कुछ नहीं रहेंगे तो पर्यावरण का समतोल नहीं टिकेगा, ये हमें जताना चाहते हैं इस लेख के माध्यम से। लुका छिपाकर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत का न जान जाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी है। 4 जनवरी 2001। मतलब लेखक को ये कहना है कि आज मानव अपना जीवन सहज और खुले ढंग से जीना पसंद नहीं करता है। अगर मान लो कि किसी रिश्तेदारी में अगर कोई आगे चला जा रहा है, किसी ने कार लिया, किसी ने मकान लिया,
तो मुझे भी कार या मकान चाहिए, वैसे उसके जैसा मुझे भी चाहिए, और इसके लिए उसके पीछे भागते भागते हुए वो अपना खुला जीवन, खुले तरह से और सहज जीवन जीना मतलब जीना छोड़कर उसके पीछे भागता है। और क्या है कि वो इस चारित्रिक बेईमानी अपने आप में लाल लेता है और कहता है कि वो सब उसका दिखावा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने का उसका स्वभाव बन गया है। और वो लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके पास जितना है उसमें आप संतुष्ट रहो और उसी को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद करना चाहिए, ऐसा लेखक यहाँ पे कहते हैं। जीने का अर्थ क्या है, अभी वो समझाते हुए हमें अगले पन्ने पर लेके जा रहे हैं। चलो, क्या कहते हैं लेखक जी जीने का अर्थ? बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। कोई लोग बोलते हैं कि क्या बचा है, अभी थोड़े तो दिन बचे हैं। तो लेखक बोलते हैं कि बुढ़ापे का अर्थ यह नहीं है कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है, मतलब बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित है और चैतन्य हो, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में तो साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपना अविभाज्य पाता हूँ। मतलब लेखक का कहना ऐसा है कि जी भर के जी लो, आपका जो भी मन है उसमें आप रुचि लगाओ। आज तक आपने बचपन, यौवन में, अपने बुढ़ापे तक आने के बाद जितने भी दिन गंवाए हैं, अपना जो जिसमें आपका मन रुचि लगता है उसका क्या करो, आप चयन करो और उसमें विलीन हो जाओ, ताकि आपके जो बचे दिन भी अच्छे जा सकते हैं और अच्छे खुल से दिल से जीने की कोशिश करो। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है। जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए। 23 जनवरी 2002 में उन्होंने लिखकर रखा है। दिल्ली में रहना, 12 जून 2003 में लिखते हैं, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंद फंद, हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किस तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बने पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। मतलब दिल्ली शहर का वर्णन करते हुए वो बोल रहे हैं कि अगर दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ, मतलब क्या कि उधर इतनी भीड़ है और उस भीड़ की वजह से आज सब मकान अगल बगल में आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर आपको मकान मिला तो उधर लटको इधर लटको, उम्र भर ऐसे ही करते रहो, मकान ढूंढना बहुत मुश्किल है दिल्ली शहर में, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। बाहर बहाने निकालना, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए हम बहाने बनाते हैं। जो हमारा अच्छा मन लगता है, जो समझो मानो कि टीवी पर देखना है तो अभी हम चले जाएंगे, लेकिन समझो मैंने कहा कि चलो पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे बहाने निकल आएंगे। मतलब जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उसके लिए हमारा एक क्या है कि स्वभाव बन चुका है कि हम उसके लिए बहुत सारे बहाने निकालते हैं, और जो शौक से हम करना चाहते हैं उसके लिए खुद ब खुद रास्ते निकल आते हैं। उन्होंने 2006 में जनवरी के, लेकिन तारीख नहीं दी है, लेकिन 2006 में अपने डायरी में लिख कर रखा है। अपने से बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। लेखक बोलते हैं कि अगर आपको
संतुष्ट रहना है तो आप बहस दूसरों से नहीं, अपने से करो, अपने आप से बहस करो। और उससे क्या लगती है, सच्चाई हाथ लगती है। और दूसरों से बहस मत करो, दूसरों से बहस करने जाओगे तो हाथ में झगड़ा ही आने वाला है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। चीज़ों की गुलामी। अभी हम चीज़ों के कुछ गुलाम हैं, देखते हैं। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में खरीदा है। आजकल उसी की गुलामी में हूँ, बराबर है। उसके नखरे को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वाद है कि यह एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठा सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। 30 सितंबर 2010, दिशाओं का खुला आकाश से। अभी लेखक कहते हैं कि हम हमारे घर में एक एक चीज़ जो हमें ज़रूरत भी नहीं फिर भी हम लाते हैं, और अगर ज़रूरत भी है तो लाने के बाद हम उसके गुलाम बन जाते हैं। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दाखिल यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। कुछ दिन पहले 40,000 में कंप्यूटर ने उनको खरीद लिया। मतलब क्या, 40,000 देके वो कंप्यूटर लेके घर में आए, लेकिन उसकी देखभाल करना, मेंटेनेंस करना, उसका ख्याल रखना, मतलब क्या हो गया, वो कंप्यूटर उन्होंने पैसा देकर लाए, लेकिन उनके काम का है, लेकिन उनके काम के बावजूद उसका ख्याल रखना उनके लिए एक क्या बन गया, मतलब एक निष्ठता बन गई। और उनका ख्याल रखने के लिए, मेंटेनेंस रखने के लिए उसको हर रोज़ उनको क्या उसका ख्याल रखना पड़ता था। हम देखते हैं ना, हम जैसे कि हमको भी अगर कभी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं कि दूसरों ने गाड़ी ली, इसके लिए मेरे को भी गाड़ी चाहिए, हम गाड़ी लेते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चों को मोबाइल चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं भी 10वीं के, बोलते हैं कि हमको और नया मोबाइल चाहिए, जो कि उनकी ज़रूरत नहीं है। और वो मोबाइल के लिए फिर रिचार्ज डालो, फिर उसका मेंटेनेंस करो, फिर उसका ख्याल रखो। मतलब आप मोबाइल के क्या बन गए, गुलाम बन गए लेखक के अनुसार। ऐसा लेखक यहाँ पे कहना चाहते हैं। और इस तरह से वो लेखक जी ने यहाँ पे हमें अच्छी तरह से क्या किया है, तो अच्छी तरह से कि हम व्यक्ति के विकास, मतलब हम हमारा विकास तो कर रहे हैं, लेकिन इस विकास के आत्मचिंतन पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे क्षमताओं के बारे में हम जान नहीं रहे। हमारे अंदर क्या क्या क्षमता है इसका हम जानते भी नहीं हैं। और इस तरह से क्या कर रहे हैं कि हम अपना क्या कर रहे हैं, तो वक्त गंवा रहे हैं और अधिक जान नहीं सकते। और साथ ही साथ हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन उस गलतियां से सीख नहीं रहे हैं, तो हमें सीखने की ज़रूरत है। ऐसे यहाँ पे लेखक कुंवर नारायण जी इस खुले आकाश से पूरक पठन के द्वारा हमें संदेश देना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा पाठ था। बहुत ही अच्छी तरह से कुंवर नारायण जी ये जो लेखक है, इन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमारे नगरों की भीड़ और हमारी जीवन शैली और आत्मचिंतन के बारे में अच्छी तरह से प्रकाश यहाँ पे उन्होंने डाला है। अच्छा पाठ था। आपको आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया रहेगा। और इस तरह से हमने हमारा 7वां पाठ, जिसका नाम है खुला आकाश, ये पूरक पठन था गद्य विभाग का कुंवर नारायण जी का, ये भी हमने यहाँ पे अच्छी तरह से अध्ययन करके पूरा कर लिया। और इस तरह हमारा ये पाठ भी हमने अच्छी तरह से ख़त्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। और इस तरह आपका ये धन्यवाद देना चाहता हूँ ये वीडियो देखने के लिए।